तो जहां अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अवसर मिलेगा, ज्यादा दमखम दिखाने का स्पेस मिलेगा, कोई राजनीतिक दल उधर जा सकता है। और चुनाव का समय तो कि उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि हमें ज्यादा सीट नहीं चाहिए, हम ऐसा नहीं कि हम 25-50 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो जीतने वाले सीट हैं जहां पर हम मजबूत है, वैसे विधानसभा जहां पर हमारा परफॉर्मेंस पिछली बार अच्छा रहा था, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो बुनियादी समस्या समझ में आती है कि इनके पास वोट बैंक तो है लेकिन स्टेबिलिटी की बहुत कमी है, अपने स्टैंड पर खड़े नहीं हो पाते हैं। अभी अगर बीजेपी के साथ हैं तो वक्फ बोर्ड के पक्ष में बोलेंगे, जो कानून पास हुआ। आज अगर वो चले जाएंगे महागठबंधन में तो कल दिन उसे खिलाफत में बोलने लगेंगे। अभी जो राज्यसभा जिनको भेजा गया बीजेपी की तरफ से, उसके बाद चर्चा थी कि ये मंत्री बन सकते हैं। हम लोग खबर भी किए, क्योंकि इनपुट हम लोग तो दिल्ली से आ रहा था कि जो जिस मंत्रालय के मंत्री आरसीपी सिंह थे, इस्पात मंत्रालय, वही विभाग इनको मिल सकता है, लेकिन अब तक उसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। मान लीजिए कि 10 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ी और 10 जीत गए, तो 10 विधायक हो जाएंगे आरएलएम के बिहार में, तो पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में चली जाएगी। तो वो एक जो अपॉर्चुनिटी होता है इलेक्शन के समय, उसको ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में हो जाए तो 4 दलों में 43 सीट बांटना रह जाएगा, जिसमें कम से कम 20 से 18 से 20 सीट तो अकेले चिराग पासवान ले लेंगे। तो फिर जो 20-22 सीट बचेगा उसमें 3 पार्टियों कैसे एडजस्ट करेगी बीजेपी। और आरएलएसपी के अध्यक्ष हुआ करते थे और बिहार के कई सीटों पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा था। अब बक्सर विधानसभा देखिए, वहां पे इनके प्रत्याशी 30,000 वोट लाए थे। मोहनिया विधानसभा देखिए, वहां से श्वेता सुमन लड़ी थी, करीब 38,000 वोट लाई थी। गोपालगंज के कई सीटों पर कुछ हाईकोर्ट में भी लड़े थे, भोरे विधानसभा भी लड़े थे, तो औरंगाबाद में कई सीटों पर लड़े थे। नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और सभी पार्टियां पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो बिहार में ये पूरी तरीके से दिखाने का कोशिश कर रहा है कि हम लोग एकजुट हैं। मतलब यूं कह ले कि एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है और इस वीडियो में हम खास करके चर्चा करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन के ऐसे नेता हैं जो अब तक सीट को लेकर कुछ भी नहीं बोले हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी पहले भी सीटों को लेकर दबाव बना चुके हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब तक साइलेंट है और ऐसा कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ चल रहा है एनडीए गठबंधन में। और मीडिया में ये भी बातें सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदित। क्या ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कोई भी बात दावे के साथ कहना बड़ा मुश्किल होता है काजल। नीतीश कुमार के बाद, मतलब नीतीश कुमार के ढर्रे पर ही काम करने वाले नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं। कहते हैं ना, महत्वाकांक्षा, डिजायर, पॉलिटिकल डिजायर उनका बहुत ज़्यादा है और कभी कभी उस महत्वाकांक्षा के चक्कर में कई बार देखा गया है कि वो अपना नुकसान कर बैठे हैं। आप बताइए, पिछले बार जो वो जेडीयू में पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे, मतलब बहुत बड़े पद पर थे, पार्टी के अंदर फैसला लेने की उनके पास पूरी ताकत थी, राज्यसभा के सदस्य थे, एमएलसी थे, माफ़ कीजिएगा, और वो सब छोड़कर अचानक से पार्टी छोड़ देते हैं और फिर नई पार्टी बनाते हैं आरएलए। इसके पहले आरएलएसपी उनकी एक पार्टी हुआ करती थी। 3 बार नीतीश कुमार के साथ रहकर उनकी पार्टी में कभी राज्यसभा के सदस्य बने, कभी विधान परिषद के सदस्य बने, मतलब एमएलसी बने, और हर बार वो त्याग देते हैं अचानक से पद को, पार्टी के अंदर पद को, संवैधानिक पद को, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो, एमएलसी हो, सबको छोड़कर पाला बदल लेते हैं। इसके पहले आप याद कीजिए, 2014 में उनको 3 सीटें एनडीए गठबंधन में मिली थी और केंद्रीय मंत्री बने थे, एचआरडी मिनिस्टर बने थे उपेंद्र कुशवाहा। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले अचानक सब कुछ सही चल रहा था और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया था और अचानक से वो पद भी त्याग देते हैं और एनडीए गठबंधन का साथ भी छोड़ देते हैं। कभी तो ऐसा भी रहा है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में उनको हम लोग जानते थे कि मतलब नीतीश कुमार के बाद अगर कोई गद्दी संभालेगा बिहार का या जेडीयू का तो वो उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे, क्योंकि लवकुश का समीकरण में अगर लव नीतीश कुमार है तो कुछ उपेंद्र कुशवाहा ही रहे हैं। लेकिन हर बार अगर आप गौर करिए, हर बार तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम उपेंद्र कुशवाहा करते रहे हैं। अब चूंकि विधानसभा का चुनाव है सर पर, तो सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग कैसे होगा, कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, कितनी पर जेडीयू लड़ेगी। अब तक जो खबर है, अब तक जो इनपुट हम लोग के पास है, उसके अनुसार बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी, मतलब 100 सीटों पर लड़ेगी और बाकी जो 43 सीट है उसमें सब पार्टी को समेट देना है, चाहे वो आरएलएम कह लीजिए, एलजेपीआर कह लीजिए या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर कह लीजिए। तो उसके तहत अब सीट बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर देखिए चिराग पासवान का तो
कहीं इसमें दो राय नहीं है कि प्रेशर वो बनाते हैं बार बार। अभी जो उन्होंने बयान दिया धर्म को लेकर कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, इसके पहले आरक्षण को लेकर भी वो कई बार विद्रोही बने हुए हैं बीजेपी के। तो ये सारा टैक्टिक्स सीट शेयरिंग को लेकर ही है। जीतन राम मांझी तो खुलेआम मतलब मोर्चा खोल दे रहे हैं कि भाई 20 सीट चाहिए तो कभी 40 सीट चाहिए, तो हमारी इतनी तैयारी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से अब तक ना तो उपेंद्र कुशवाहा और ना उनकी जो मंडली है, उनकी पार्टी में जो पद पे नेता बैठे हुए हैं, कोई अब तक खुलकर नहीं बोला है कि कितनी सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। वैसे देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़े वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा कई सीटों पर, तो हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर इसको लेकर भी दबाव बनाए। देखिए 2020 का जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी हुआ करती थी आरएलएसपी, और आरएलएसपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और बिहार के कई सीटों पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा था। आप बक्सर विधानसभा देखिए, वहां पे इनके प्रत्याशी 30,000 वोट लाए थे। मोहनिया विधानसभा देखिए, वहां से श्वेता सुमन लड़ी थी, करीब 38,000 वोट लाई थी। गोपालगंज के कई सीटों पर, कुछ हाईकोर्ट में भी लड़े थे, भोरे विधानसभा भी लड़े थे, तो औरंगाबाद में कई सीटों पर लड़े थे, काराकाट के कई सीटों पर लड़े थे, ससाराम के कई सीटों पर, मतलब मिला जुला कर करीब 30-35 सीटों पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था इनका। दिनारा भी एक सीट था, 16,000 वोट इनके प्रत्याशी लाए थे। तो एक जनाधार का जो बेस है इनका, जो अपना जिस जाति से ये आते हैं, जिसका ये नेतृत्व करते हैं, जिसका ये पॉलिटिक्स करते हैं, कोहरी जाति जिसे कुशवाहा जाति भी कहते हैं, उसके नेता तो हैं, लेकिन इतना बार दल अदल बदल कर चुके हैं कि धीरे धीरे ही सही वो वोट बैंक इनसे खिसकता गया। आप बताइए कि इस बार जो काराकाट में चुनाव हुआ, अगर पूरा कुशवाहा वोट ही इनको पड़ गया होता तो ये तीसरे नंबर पे नहीं आते। लेकिन कुशवाहा वोट का भी एक बड़ा मार्जिन जो है, एक बड़ा सेक्टर जो है, एक बड़ा पोर्शन जो है, वो किसके साथ चला गया? तो जो वाम के प्रत्याशी थे वहां से राजा राम सिंह कुशवाहा उनके साथ। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए कोई नेता है, जैसे आप जेडीयू में उठाइए एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि ललन सिंह है, कई बार उनके और नीतीश कुमार के रिश्ते में ये खटपट देखने को मिला। संजय झा और नीतीश कुमार का आप केमिस्ट्री देख लीजिए, या बीजेपी के अंदर ही कई ऐसे लीडर हैं, लेकिन ये पार्टी नहीं बदले, स्टैंड नहीं बदले, आज तक अपना जगह पर बने हुए हैं। पद मिलता है, पद हटता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो बुनियादी समस्या समझ में आती है कि इनके पास वोट बैंक तो है, लेकिन स्टेबिलिटी की बहुत कमी है, अपने स्टैंड पर खड़े नहीं हो पाते हैं। अभी अगर बीजेपी के साथ हैं तो वक्फ बोर्ड के पक्ष में बोलेंगे, जो कानून पास हुआ। आज अगर वो चले जाएंगे महागठबंधन में तो कल दिन उसे खिलाफत में बोलने लगेंगे। तो ये जो इनका स्टैंड होता है बार बार, और खैर कई नेताओं में होता है, लेकिन इनका ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बदलता है। तो हाँ, आपका ये बात सही है कि उसके लिए प्रेशर ये बीजेपी पर बना सकते हैं, लेकिन बीजेपी बहुत ज़्यादा सीट नहीं देगी। देखिए एक कंडीशन है जो खबर हम लोगों तक आई है कि उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि हमें ज़्यादा सीट नहीं चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हम 25-50 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो जीतने वाले सीट हैं, जहां पर हम मजबूत हैं, वैसे विधानसभा जहां पर हमारा परफॉर्मेंस पिछली बार अच्छा रहा था, जो थर्ड मोर्चा लड़ रहा था, जिसमें AIMIM, रालोसपा यानी इनकी पार्टी, RLSP, BSP, जो गठबंधन बना था, सेकुलर गठबंधन, उसमें जिन जिन सीटों पर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, वो सीटें इनको चाहिए। अब वो सीटें नीतीश कुमार से मांग रहे हैं, चूंकि अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार से मिलने भी गए थे, बुके का एक्सचेंज भी हुआ, या बीजेपी से मांग रहे हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा जाने। लेकिन मजबूत सीटों की इनकी मांग है, ये पक्की खबर है। लोकसभा वार में देखा जाए तो इनके पार्टी से एक भी सांसद नहीं है, तो हो सकता है कि एनडीए गठबंधन में इनको काफ़ी कम सीटें मिले, और ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि ये महागठबंधन में फिर से एक बार रुख कर ले। देखिए ये खबर भी बहुत तेजी से तैर रही है, क्योंकि अभी जो राज्यसभा इनको भेजा गया बीजेपी की तरफ से, उसके बाद चर्चा थी कि ये मंत्री बन सकते हैं। हम लोग खबर भी किए, क्योंकि इनपुट हम लोग तो दिल्ली से आ रहा था कि जो जिस मंत्रालय के मंत्री RCP सिंह थे, इस्पात मंत्रालय, वही विभाग इनको मिल सकता है, लेकिन अब तक उसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। दूसरी बात कि सीट को लेकर भी एनडीए के अंदर बहुत तकरार है। मैंने कहा ना कि 43 सीटों में ही सबको देना है, मांझी जी को भी चाहिए, उसमें चिराग पासवान को भी खुश करना है, और कुशवाहा जी को भी सेट करना है। कभी कभी खबर ये भी आती है कि मुकेश सहनी की एंट्री भी हो सकती है। तो अगर मुकेश सहनी की एंट्री भी एनडीए में हो जाए तो 4 दलों में 43 सीट बांटना रह जाएगा, जिसमें कम से कम 18 से 20 सीट तो अकेले चिराग पासवान ले लेंगे। तो फिर जो 20-22 सीट बचेगा, उसमें 3 पार्टियों को कैसे एडजस्ट करेगी बीजेपी? तो इस बात को लेकर संशय है, और जब तक सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं क्लियर होता है, तब तक ये चर्चा होते रहेगी कि ऊपर देखिए राजनीति में चुनाव का जो समय होता है ना, और जो छोटी पार्टियां होती हैं, जो राजनीति में जो क्षेत्रीय दल हैं, जिनका कोई बहुत वजूद नहीं है, जैसे वीआईपी आप कह लीजिए, जैसे RLM कह लीजिए, जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी कह लीजिए, ये उसी समय मतलब चुनाव के समय ही ये अवसर तलाशते हैं, अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं, ताकि पार्टी को थोड़ा मजबूती भी मिल सके। अगर मान लीजिए कि 10 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ी और 10 जीत गए, तो 10 विधायक हो जाएंगे RLM के बिहार में, तो पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में चली जाएगी।
तो वो एक जो अपॉर्चुनिटी होता है इलेक्शन के समय, उसको ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। जहां अच्छा डील हो जाएगा वहां ये चले जाएंगे। और कई बार आरजेडी के साथ गए हुए हैं, पहले भी लड़ चुके हैं, तो हो सकता है कि फिर से एक बार चले जाए, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो और यही नहीं, अब देखिए ना, मुकेश सहनी को लेकर ही बात चल रहा है कि मुकेश सहनी कैन ऑल्सो स्विच साइड, वो भी हो सकता है एनडीए गठबंधन के साथ चले आए। मांझी जी को भी लेकर कई बार होता है। चिराग पासवान तक की चर्चा है कि वो कांग्रेस और पीके के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो जहां अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अवसर मिलेगा, ज्यादा दमखम दिखाने का स्पेस मिलेगा, कोई राजनीतिक दल उधर जा सकता है। और चुनाव के समय तो आप याद कीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव में मुझे याद है यही पटना के डाक बंगला चौराहे पर इमाम प्लाजा में पीसी चल रहा था, और वहां अचानक पीसी में मुकेश सहनी खड़े हुए और कहे कि हमारे पीठ पर छुरा भोंका गया है। और कुछ ही दिनों बाद वो चले गए एनडीए गठबंधन में और 11 सीटें बीजेपी से लेकर चुनाव भी लड़ गए। तो वो तो चुनाव के ठीक पहले पलटी मारे थे। तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा अगर वो महागठबंधन में चले जाए, लेकिन इसकी चर्चा चल रही है और खूब जोर शोर से चल रही है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में ही नहीं बल्कि एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी पेच फंसा हुआ है। और पिछली बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए में नहीं थे, हालांकि पशुपति पारस उसमें एनडीए के हिस्सा थे, वही मांझी जी भी इस बार हैं। तो देखना काफ़ी अहम होगा कि जदयू और भाजपा किस तरीके से, ये जो तीनों पार्टियां हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, इन्हें किस तरीके से सीट देती है, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है। और वही उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले तो वो वोकल होकर तो कोई बात नहीं बोल रहे, लेकिन इंटरनली जो हमने आपको इस वीडियो में बताया भी, उनकी पार्टी की यही डिमांड है कि हमें भले ही कम सीटें मिले, जहां हम श्योर हो कि हमारे प्रत्याशी वहां अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत लेंगे। वही अभी खबरें ये भी आ रही है कि वो महागठबंधन में जा सकते हैं, लेकिन अगर एनडीए में उनके शर्त को पूरा कर दिया जाएगा तो बेशक वो एनडीए के बैनर तले ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखना काफी दिलचस्प हुआ किस तरीके से एनडीए गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय होता है। बहरहाल आपका जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।